के बाद स्वागत है आप सभी का। हम आपको अपडेट बता रहे हैं कि किस तरीके से लगातार 5 राज्यों में जो आज काउंटिंग हो रही है, तो किस तरीके से एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्यों में जो सियासी समीकरण है लगातार बनते और बिगड़ते जा रहे हैं। आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। और आज हम बात कर रहे हैं बंगाल की बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के जरिए राजकीय रण क्षेत्र में आप देख पा रहे हैं नंदीग्राम में कम हुई है शुभेंदु अधिकारी की। आपको बता दें जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए थे शुभेंदु अधिकारी, अब वो पीछे हो चुके हैं। बड़ी खबर टेलीविजन स्क्रीन पर आपके इस वक्त की नंदीग्राम में कम हुई है शुभेंदु अधिकारी की लीड। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट ममता, आपको बताते चले ममता बनर्जी 3775 वोटों से फिलहाल के लिए आगे चल रही है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की लीड कहीं ना कहीं कम हो चुकी है। तो बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं, राजकीय रण क्षेत्र में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 7000 से ज्यादा वोटों से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे। और जो अभी की अपडेट है वो ये है कि ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को कहीं ना कहीं पछाड़ दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि सभी सीटों को 292 सीटों के जो रुझान है वो आ चुके हैं। और जो रुझान है वो टीएमसी के पाले में जाते हुए फिलहाल के लिए नजर आ रहे हैं कि टीएमसी की सरकार वहां पर बन सकती है। तो आपको बताते चले इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए नेहा शालिनी दुआ बीजेपी की प्रवक्ता है, दया शंकर है टीएमसी के नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है आर्या न्यूज पर। नेहा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, टीएमसी ने बढ़त बना ली। देखिए, ये सभी जानते हैं कि टीएमसी की बढ़त किस तरीके से बनी है। ना कांग्रेस निकली, कांग्रेस ने एक बार भी वहां प्रचार नहीं किया क्योंकि वो पूरी तरह से पहले ही मान चुकी थी कि हम तो डूबे हैं सनम, लेकिन बीजेपी को भी ले डूबेंगे। लेकिन वो शायद भूल गई कि हमें लेके डूब नहीं सकते। हम पिछली बार यहाँ से 3 सीटों से जीते थे और इस बार अभी तक जो है 85 सीटों पे बढ़त हमने आगे बना रखी है। बाकी तो खैर आने वाला टाइम बताएगा शाम तक क्या रिजल्ट आता है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि कांग्रेस और सीपीएम ये दोनों ऐसे हाथ वो करके बैठे थे जो सीधा सीधा वो चाहते थे कि बीजेपी को हमने हराना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए हमें टीएमसी के फेवर के लिए उन्होंने अपने वोट मतलब कोई जैसे कहते हैं ना कैंडिडेट ही नहीं उतारे ढंग के, जैसे ना खाना पूर्ति उन लोगों ने करी जिसका सीधा साधा फायदा जो है वो टीएमसी को हुआ है। और यही रीजन है कि जो उनका वोट शेयर था वो उन्होंने बटे नहीं, इसलिए उन्होंने कोई ऐसे अपने कैंडिडेट ही नहीं उतारे, ना प्रचार किया ना प्रसार किया, कुछ भी नहीं किया। तो उसका जो है कहीं ना कहीं टीएमसी को फायदा हुआ और बीजेपी को यहाँ नुकसान हुआ है। और मैं टीएमसी के नेताओं से ये भी पूछना चाहती हूँ, जब भी वो जिस चैनल पे जब भी मेरे साथ बैठते थे बहस होती थी, एक ही बात पूरे चुनाव में ये लोग बोलते हैं, चुनाव आयोग बिकावा, पुलिस बिकी हुई, आर्मी बिकी हुई। अगर बिके हुए तो मैं तो दोबारा से चाहूंगी कि ये चुनाव दोबारा कराए जाए क्योंकि उनके हिसाब से तो बिके हुए थे। तो अगर बिके हुए थे तो दोबारा चुनाव होने चाहिए। ये रिजल्ट तो गलत आ रहे हैं। तो ये लोग हमेशा ना मतलब चिट भी अपने चाहते हैं और पट भी अपना चाहते हैं। जीत जाए तो ठीक था चुनाव आयोग, हार जाते तो यही था कि चुनाव आयोग ने बेईमानी करी और बीजेपी को जितवाया। लेकिन आज भी मुझे अभी भी उम्मीद है, आने दीजिए रिजल्ट, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप कह रही हैं कि ये रुझान है, परिणाम हो सकता है कि बीजेपी के पाले में चले जाए, आप ये कहना चाहते हैं। दया शंकर जी, आपकी टिप्पणी, वो तो कह रही हैं कि चेहरे के पीछे कहीं ना कहीं जो तस्वीरें थी जिस तरीके से अब बदल चुकी है पश्चिम बंगाल की, तो सीट के नीचे से गठबंधन हो चुका था पहले ही कांग्रेस और आपका। देखिए, जितना भी इन्हें सीटें मिली हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस और लेफ्ट ने अपनी सीटें खोई है, नहीं तो इनकी स्थिति 0 होनी चाहिए। ये बधाई दे उनको कि वो कायदे से चुनाव लड़े नहीं। अब रही बात कि ये जो कहते थे कि मोदी हैं तो मुमकिन है, तो ये बताएं कि अब ठिकरा किनके सर फूटेगा? अब ये कांग्रेस के ऊपर लेफ्ट के ऊपर फूटेगा कि मोदी जी के ऊपर फूटेगा? तो अब तो हम लोगों को ये लगता है कि दीदी का कद मोदी, अमित शाह और अदर स्टेट के जो सीएम थे उनसे कहीं कद ऊपर हो चुका है। तो ये दुआ जी बताएं कि कौन हार रहा है, कांग्रेस और लेफ्ट कहाँ से आ गए? आप तो एक ही दूल्हे को पूरे 36 जगह घुमाते हैं, तो ये स्वीकार करते हैं यदि आपकी हार होती है तो मोदी जी की हार हुई। ठीक है, नेहा जी जवाब दीजिए। क्या अगर यहाँ पर बीजेपी की हार होती है तो क्या ये प्रधानमंत्री जी की हार होगी?
या फिर बीजेपी की क्यों हार होगी? दयाशंकर नहीं, जी ये कहेंगे। बताएं, प्रधानमंत्री जी वहाँ इलेक्शन लड़ने गए थे या अमित शाह जी वहाँ इलेक्शन लड़ने गए थे? जो हमारे कैंडिडेट हमने उतारे वो लड़े हैं और लड़ना भी चाहिए। और हार और जीत के लिए हम लोग कभी किसको ब्लेम नहीं करते। हम ये मानते हैं कि चुनाव या कोई भी प्रतियोगिता ही क्यों ना हो, या कोई स्कूल में, कॉलेज में कोई कंपटीशन क्यों ना हो, हार और जीत ये दो ही शब्द होते हैं और इन्हीं दोनों के बीच में सारा कुछ खेल होता है। तो ठीक है, अगर इनकी हार और जीत में आज इनको लग रहा है कि ये जीत रहे हैं, तो मैं यही कहूंगी कि उसके लिए इनको बधाई हो। टीएमसी को नहीं लग रहा है नेहा जी, सियासी समीकरण अभी जो बदल गए वो यही बता रहे हैं। जिस तरीके से भवानीपुर से टीएमसी आगे चल रही है, जिस तरीके से नंदीग्राम से टीएमसी आगे चल रही है, ममता बनर्जी आगे चल रही है नेहा जी, तो ये टीएमसी नहीं कह रही है, ये वहां की जनता ने कहीं ना कहीं कह दिया है कि देखिए भैया टीएमसी अब यहीं रहेगी, हैट्रिक लगाने जा रही है ममता बनर्जी। दयाशंकर जी क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है। अभी इन्होंने कहा कि जनता, देखिए जनता जो है सब कुछ जानती है। मैं शुरू से कहता रहा कि जनता को कब तक आप गुमराह, झूठे वादे, झूठ बोलने वाला आज पकड़ा जाए, कुछ दिन बाद पकड़ा जाए, देश को गर्त में ले जाने वाला आज देश की जनता का आँख खुले चाहे कल खुले। भक्ति अच्छी होती है लेकिन अंधभक्ति नहीं। अब तो पर्दा हटना शुरू हो गया है। ये बंगाल से मैं बार बार कहता था कि बंगाल के चुनाव से परिवर्तन का जिसका नारा था कि परिवर्तन हो गए, तो हम लोग कहते थे परिवर्तन के ज्ञान को विस्तृत कर लीजिए। अब ये परिवर्तन पूरा देश में 2024 में होगा। तो ये चुनाव जो मोदी बनाम दीदी था, तो संभवतः दीदी लीड कर रही हैं और अगला चुनाव संभवतः नेहा जी, जो हाल दिल्ली में हुआ था बीजेपी का, कहीं ना कहीं वही हाल पश्चिम बंगाल में होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मैं आपकी एक बात से सहमत हूं कि ये सिर्फ रुझान है, परिणाम आना बाकी है। लेकिन अगर ये रुझान परिणाम में तब्दील हो जाते हैं नेहा जी, तो बीजेपी के लिए सोचनीय विषय हो जाएगा। यहाँ पर दिल्ली में भी योगी आदित्यनाथ से लेकर गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री सभी लोग सक्रिय हो चुके थे कि दिल्ली के चुनावों को जीतना है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी यही रहा। सभी के सभी स्टार प्रचारकों की श्रेणी में आपके दिग्गज नेता रहे बीजेपी के। लेकिन अगर ये रुझान परिणामों में तब्दील हो जाते हैं, सोचनीय विषय होगा। नेहा जी जी पल्लवी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर ये रुझान जो है, ये जो रिजल्ट है उसमें तब्दील हो जाते हैं तो ये सोचने का विषय है। लेकिन ये फिर भी उतना गंभीर विषय नहीं है। मैं इसलिए कहूंगी कि पिछले चुनावों में 3 सीट और अभी 85 तो है ही है। नेहा जी, आपको रोकना चाहूंगी, अपनी बात पूरी करिएगा क्योंकि बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग पर लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा था सारे मामलों को लेकर के कि चुनाव आयोग इलेक्शन से बाद में करा सकता था। चुनाव आयोग की लापरवाही की वजह से जो है वो कोरोना वायरस फैला, लेकिन भीड़ लगाने पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश अब चुनाव आयोग की तरफ से दे दिए गए हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर जीतती है, लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी राजनीतिक पार्टी जीतती है तो आपको बताते चले विजय जुलूस निकालने पर सख्त पाबंदियां यहाँ पर लगा दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। और जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है, अभी अभी चुनाव आयोग का बयान सामने आ चुका है। लोगों के एकजुट होने पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर सख्त हिदायत दे दी है, निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश भी दे दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में गहनता के साथ सख्ती बरती जाए ताकि कोविड-19 का जो वायरस है, लगातार फैलता जा रहा है कोरोना वायरस, उसे कंट्रोल किया जा सके। पश्चिम बंगाल में भी आपको बताते चले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर सार्वजनिक स्थानों पर पाबंदियां लगा दी थी, उन्हें बंद कर दिया गया था। जिम से लेकर के मॉल से लेकर के सभी कुछ बंद कर दिया गया। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी कोरोना वायरस लगातार पैर पसारता जा रहा है तो पाबंदियां लगाना बेहद जरूरी है। अब चुनाव आयोग का बयान, क्योंकि आज 5 राज्यों की काउंटिंग हो रही है, कुछ ही देर में आपको बताते चले नतीजे सबके सामने होंगे और इसके बाद जिस तरीके से विजय जुलूस निकलने लगता है राज्यों की तरफ से, वो भी सबसे महत्वपूर्ण है। इसको देखते हुए आपको बताते चले चुनाव आयोग की तरफ से संज्ञान ले लिया गया है पूरे मामले का कि किसी भी तरीके की जो विजय जुलूस है उसे ना निकाला जाए। तो बड़ा फैसला यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है। इस पर मैं जवाब लूंगी नेहा जी, लेकिन उससे पहले आप अपनी बात पूरी करिए। नेहा जी जी पल्लवी जी, मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि अगर कंपेयर किया जाए पिछली बार से तो 85 सीटें कोई कम नहीं है। 3 सीटों से 85 सीटें विधानसभा, ये बहुत बड़ी बात है कि जनता ने हमें चुना है, स्वीकार किया है। ये बात और है, मैं आपको जैसे बार बार यही बोल रही हूँ कि टीएमसी को जिताने में कांग्रेस
और जो दूसरी पार्टियां हैं, विपक्ष पार्टियां, उनका बहुत CPIM जो कहीं दिखी ही नहीं, तो उसने सीधा साधा जो उसके 8-10 अपना वोट शेयर था 7-8%, वो इनको कन्वर्ट कर दिया। इतना ही शायद कांग्रेस का था, तो वो भी इनके पाले में आ गया है। इस वजह से टीएमसी जीत रही है। लेकिन आप मानिए चाहे ना मानिए, हमें एक बहुत अच्छी, हम एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, हम अभी अगर आप देखें इन नतीजों को भी देखें, जिसमें हम जीत नहीं रहे लेकिन हमारी 85% है, उनकी 204 और 1 और अन्य 2, तो भी हम ही एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जिसने बहुत कड़ी मेहनत से यहाँ तक का मुकाम हासिल किया। और आज ममता दीदी ये जानती है कि उनको जो बढ़त मिल रही है वो किन कारणों से मिल रही है, CPIM और कांग्रेस की वजह से मिल रही है। लेकिन जो जनसंघ के टाइम से बीजेपी का सपना था कि पश्चिम बंगाल में कम से कम सरकार बनाई जा सके, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा टीएमसी के विधायकों को आप लोगों ने अपनी पार्टी में शामिल किया नेहा जी। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये, दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हुए, शुभेंदु अधिकारी से लेकर के कई ऐसे विधायक थे जो आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, और इसके साथ साथ वहां के बिजनेसमैन भी आपकी पार्टी में शामिल होने लगे। आप लोगों ने कहा कि परिवर्तन आएगा। जनसंघ से आप लोगों का सपना कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार है, वो सपना कहीं ना कहीं अधूरा रहता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए, मैं मानती हूँ कि मैंने जैसे आपको पहले ही कहा कि हमें बढ़त तो हासिल हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं वोट शेयर जो है बाकी पार्टियों के, वो टीएमसी को यहाँ फायदा होता हुआ नजर आया। दूसरा, हो सकता है हम इन फैक्टर्स को भी देखेंगे कि क्या क्या कारण रहे हैं। हम जब पूरा रिजल्ट अच्छी तरह आ जाएगा तो बीजेपी हमेशा अपनी जो भी कुछ कमी रह जाती है उसको, हमारी बहुत सारी टीम होती है जो ये सर्वे करती है कि क्या कमी थी, क्या कारण था जिस वजह से ये हार हुई या यहाँ पर जीत हुई। हर चीज का एक सर्वे होता है, तो इस पे भी नजर रखी जाएगी कि क्या क्या फैक्टर रहे। ये 2 फैक्टर तो मेन है कि कांग्रेस और CPIM ने अपनी जो सारा वोट शेयर था वो टीएमसी को ही दिया। और फिर इनकी जो ममता दीदी ने कहा, आप देखिए जहां जहां भी इनको बढ़त हुई है मुस्लिम इलाकों में ही इनको ज्यादा बढ़त मिली है, क्योंकि इन्होंने बार बार यही बोला था, अपने आप ही अपील की थी कि सभी मुस्लिम एक होके टीएमसी को वोट दे, जबकि ये कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब इन्होंने उल्लंघन किया था नियमों का, लेकिन उसके बावजूद भी जब इनको 24 घंटे के लिए मना किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, तो इन्होंने बयान दिया चुनाव आयोग मुझ पर ही बैन करता है, मुझ पर ही बैन करता है। गलत अपील आप कर रहे हैं। हमने कोई अपने वोटर्स को ये नहीं कहा कि हिंदू वोटर सिर्फ और सिर्फ हमें ही वोट दे, मुस्लिम वोटर हमें वोट ना दे। हमने ऐसी कोई भी भाषणबाजी कभी अपने चुनावों में नहीं की। हमने हमेशा कहा, दयाशंकर जी जवाब दीजिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा इस वजह से अप्रत्यक्ष रूप से सारा का सारा मुस्लिम वोट बैंक, और इसके साथ साथ जिस तरीके से रणनीति बनाई गई आप लोगों की तरफ से वो कहीं ना कहीं सफल होती हुई नजर आई, क्योंकि जो विपक्षी दल थे, जो छोटी मोटी, क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था लोकतंत्र को बचाना है इसलिए एकजुट होना है, तो अप्रत्यक्ष रूप से अंदर यहाँ खेमे में बातें चली और एकजुट हो गए। दयाशंकर जी देखिए पल्लवी जी, शुरू से हम लोग कहते आ रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस माँ माटी मानुष की बात करती है, लेकिन ये लोग मानुष को उल्टा सीधा चीजें बोलते थे। अति जब होती है तो किसी चीज का अंत हो जाता है। टीएमसी जो भी चीजें टीएमसी जनता द्वारा चुनी गई थी, लेकिन उनको भी अब शब्द ये लोग बोलते थे, जिसका नतीजा दीदी का महिलाओं का अपमान, माँ दुर्गा का अपमान करना, महिलाओं का अपमान करना, तो कहीं ना कहीं हुटिंग करना, एक गलत आवारा टाइप के लड़कों की तरह ओ दीदी, अरे दीदी, ये सब शब्दों का तो बड़ा ही चीजें फैक्टर रहा है। खैर ये बताएं कि ये जो बता रही हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस में, तो हम लोग तो कहते हैं कांग्रेस और लेफ्ट की वजह से इनको इतनी सीटें मिली है, नहीं तो इनको तो दीदी ने कहा था रसगुल्ला मिलना चाहिए। नेहा जी जवाब दीजिए। नेहा जी आपसे जवाब लूं इससे पहले, नेहा जी माफ करिएगा, मैं आपसे जवाब लूं इससे पहले दयाशंकर जी, आपने अभी कहा कि जो बयानबाजियां होती थी वो कहीं ना कहीं सही नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक औरत होने के नाते अगर उनका वोट शेयर बढ़ा है ना, तो सिर्फ एक औरत होने के नाते एक सिंपैथी कार्ड उन्होंने खेला। देखिए नेहा जी, आपने जो कहा कि विपक्षी पार्टियां एक हो चुकी थी,
तो यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को जानकारी देती चलूं, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। सड़कों पर जश्न मनाते टीएमसी समर्थक दिख रहे हैं। चुनाव आयोग ने सख्त आदेश दिए, उसके बावजूद आपको बताते चले टीएमसी समर्थक सड़कों पर जश्न मनाते हुए नजर आए हैं। ये बड़ी खबर है, आर्या न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे, सड़कों पर जश्न मनाते दिखे हैं टीएमसी समर्थक। अखिलेश यादव सपा के मुखिया, आपको बताते चले, उन्होंने सीधे तौर पर टीएमसी को बधाई दे डाली। हालांकि अभी ये रुझान सिर्फ है, परिणाम आना बाकी है। लेकिन विपक्ष से जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपील की थी लोकतंत्र को बचाने की और एकजुट होने की, अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी एक होते हुए नजर आ रहे हैं। महागठबंधन में कभी बैठते थे अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ में, और अब आपको बताते चले अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को सीधे तौर पर बधाई दी। जिस तरीके से रुझानों में टीएमसी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग ने अभी मैंने अपने दर्शकों को जानकारी दी थी कि अभी सख्त हिदायत दी, सख्त दिशा निर्देश कि किसी भी तरीके का कोई भी जश्न नहीं मनाया जाएगा कोरोना वायरस को देखते हुए। और इससे पहले भी आपको बताते चले कि चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर यह कहा था कि किसी भी तरीके का विजय जुलूस किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं निकाला जाएगा, किसी भी राज्य में अगर कोई भी पार्टी जीतती है तो। लेकिन यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है, टीएमसी के समर्थक पश्चिम बंगाल में जश्न मनाते हुए नजर आए। दयाशंकर जी, नेहा जी आप बात पूरी करिएगा, लेकिन इस पर मैं जवाब दयाशंकर जी से लेना चाहती हूँ। दयाशंकर जी, चुनाव आयोग की अवहेलना मानी जाए? देखिए, थोड़ा सा चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, उत्साह रहता है पब्लिक के अंदर, लेकिन जो कोरोना काल चल रहा है शुरू से हम लोग अवगत कराते आ रहे हैं। समर्थकों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो कोरोना काल में बच के रहें, घर में रहें, अति उत्साह में न आए। और थोड़ा सा उत्साह तो देखिए 3-4 महीने से 5 महीने से चुनाव चल रहे थे, खेला चल रहा था, तो रिजल्ट आने पे देखिए ऑटोमेटिक थोड़ी बहुत खुशी आ जाती है। फिर भी जनता से, बंगाल की जनता से अपील है कि वो लोग कम से कम दूरी बना के रहें, मास्क लगाएं, अति उत्साह में न आए। तस्वीरें वैसी नजर होती नहीं आ रही हैं, आपको पता है दयाशंकर जी। चुनाव आयोग की नेहा जी आप अपनी बात भी पूरी करिए, इसके साथ साथ इसका जवाब भी। चुनाव आयोग पर जमकर तंज कसे गए, जमकर कटाक्ष किए गए। चुनाव आयोग को आरोपों के कटघरे में लाके खड़ा कर दिया गया टीएमसी की तरफ से, वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से, कि चुनाव आयोग गृह मंत्री के इशारे पर चल रहा है। अवहेलना कहीं ना कहीं उनके आदेश की। नेहा जी जी, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि टीएमसी के नेता से कि चुनाव आयोग पर एक नहीं 3600 आरोप आप लोगों ने लगाए, 3600 चिट्ठियां लिखी उनके खिलाफ। मुझे समझ नहीं आ रहा आज आपको फिर चुनाव आयोग का ये कैसे रुख, अगर उन्होंने बेईमानी की होती, अगर वो गलत होते, अगर वो भाजपा के साथ मिले होते तो ये वाले रिजल्ट कुछ और ही होते। तो ये हर बार की हर पार्टी का यही है, जहां वो जीत रहे होते हैं सिवाय भाजपा, वो कभी ना ईवीएम को ब्लेम करती है, ना चुनाव आयोग को, किसी को भी ब्लेम नहीं करती। वो अपने आप को, अगर जहाँ कमी हमारी रह जाती है तो हम अपने आप को ब्लेम करते हैं कि यहाँ हमारी कमी रह गई। हम कभी किसी और को ब्लेम नहीं करते, किसी ऐसी संस्था को जो इतने मतलब जिसका रुतबा इतना बड़ा हो, हम किसी भी ऐसी संस्था को कभी भी ब्लेम नहीं करते। और अभी भी मैं यही कहूंगी कि रुझान है, लेकिन नतीजे अच्छे आए या नहीं आए, जो भी रहे, यहाँ भाजपा की एक बहुत अच्छी बढ़त हुई है। इसलिए ममता दीदी ठीक है, जीत जीत और हार हार होती है, वो मैं मानती हूँ, लेकिन हमारा वोट शेयर जो है वो काफी बड़ा है। इस चीज को कि कोई भी टीएमसी नेता या कोई भी टीएमसी का बड़े से बड़ा नेता भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि हमारा वोट शेयर बहुत बड़ा है। दयाशंकर जी जवाब दीजिए, अगर 2016 के चुनाव को याद किया जाए तो उसके बाद तस्वीरें तो बदली है, जमीनी पकड़ बीजेपी ने तो मजबूत की है वहां पर पश्चिम बंगाल में। देखिए, अगर ये स्वीकार करते हैं कि मोदी बनाम दीदी में इन्होंने विरोध किया है, तो क्या ये मानते हैं कि दीदी के आगे मोदी का कद 50-60 सीटों के बराबर ही है? ये जो विश्व की सबके लिए बड़ी पार्टी होने की घोषणा करते हैं और देश में सबके लिए अधिक प्रदेशों में इनकी सरकार है, तो क्या ये स्वीकार करते हैं कि हमारा जो है दीदी के मुकाबले में हम लोग उनके अपेक्षा 50-60 सीट जीतने में एक कायम हो चुके हैं? मोदी जी के साथ साथ गृह मंत्री और भी 2-4 सीएम लोग महोदय के अलावा अभी काफी लोग रहे, काफी संस्थान भी उनके मदद किए। और राज्य चुनाव आयोग की अभी आप लोग वर्णन कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग को कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था टीएन शेषन जी से उन लोगों को सीख लेनी चाहिए, उनका 10% कार्य करते
तो ये नौबत नहीं आती। तो काफी बातें हैं, चुनाव आयोग से जीत जनता की हो रही है। और रहा बात कि चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से एक सूत्री कार्यक्रम और भक्ति दिखाई, तो टीएमसी के लोग कहीं संतुष्ट नहीं है। ये चीजें कहना गलत होगा, क्योंकि जिस तरह से दीदी ने शिकायत की या जो भी चीजें आती रही, उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की जा रही थी। अच्छा, जिसको कलकत्ता हाईकोर्ट को भी दयाशंकर जी कहना एक बार और कह दीजिए कि पर... निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए गए चुनाव आयोग की तरफ से। एक बार और सही है, यही सवाल मैं पूछना चाह रही थी। एक बार और कह दीजिए कि निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए गए चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव दोबारा करवा लेने चाहिए, इनको ये कहना चाहिए। दयाशंकर जी देखिए, जिस तरह से इन लोगों ने एक तरफ दीदी के ऊपर बैन लगाया, और दीदी जब शिकायत हमारे पार्टी के द्वारा किया जाता था इनके कार्यकर्ताओं का, तो उससे संज्ञान नहीं लिया जाता था। मोदी जी जाके विदेशों से किसी माध्यम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रचार किया करते थे, रैलियां निकाला करते थे, और कहीं ना कहीं वोट ध्रुवीकरण होता था। उसके बाद भी देश की जनता कहीं ना कहीं दीदी को प्रचंड बहुमत देने जा रही है। तो ये सवाल के विषय है, और ये सवाल से नहीं बच सकते। और आप भी सवाल से नहीं बच सकते दयाशंकर जी। मेरा सवाल आपसे कुछ और था, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है, एक बार और कह दीजिए आप, एक बार और कह दीजिए। मुझे पता है दयाशंकर जी, मैंने काफी डिबेट्स आपके साथ में ली है, और आप लगातार यही कह रहे थे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहा है। एक बार और, नहीं कराया चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव। एक बार और भाई, किस तरह से कहा जाए कार्रवाई? जब हम लोग शिकायत करते थे तो उनको भी तो कार्रवाई की जानी चाहिए जिनके ऊपर, कि उनको भी तो, जैसे दीदी को लगाया था कि ऐसा है कि आप इतने घंटे प्रचार नहीं कर सकते, तो हर एक मामले में निष्पक्ष से किसी को छूट देना है, एक पार्टी को छूट देना है और दूसरे पार्टी के ऊपर कार्रवाई करना है, क्या निष्पक्ष था? आप उस बात का जिक्र कर रहे हैं, नेहा जी आपके पास आना चाहूंगी। आप उस बात का जिक्र कर रहे हैं दयाशंकर जी, जहां पर 24 घंटे का बैन लगाया गया था। उस बात का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं जहां पर बम गिरे थे, जहां पर जो सुरक्षा कर्मी थे वो घायल हो गए, तो सुरक्षा कर्मियों को गोलियां चलानी लगी थी, और उसके बाद चुनाव आयोग को मजबूरन, जो 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता था, उसको 72 घंटे कर दिया गया, और किसी भी राजनीतिक पार्टी को जाने से रोक लगा दी गई। सिर्फ टीएमसी ही उसमें नहीं थी। यह कह दिया गया था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जाएगी, और मजबूरन पहली बार ऐसा मैंने देखा कि चुनाव आयोग को 72 घंटे पहले सारी चुनाव प्रचार पर रोक लगानी पड़ी। नेहा जी पल्लवी जी, यही बात तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि 72 घंटे के लिए जब इनके ऊपर रोक नहीं लगी थी, हमारे ऊपर भी रोक लगी थी, सब पार्टियों के ऊपर रोक लगी थी, लेकिन क्योंकि चुनाव सिर्फ 2 ही पार्टियां ऐसा लग रहा था वहां पर लड़ रही है, एक टीएमसी और एक भाजपा, तो भाजपा के ऊपर भी 72 घंटे का रोक लगा दी गई थी। और इनके जिस एरिया की आप बात कर रही हैं, वहां पर सुरक्षा कर्मियों को घेराव से, मतलब, और उससे 2 दिन पहले इनकी नेता जो ममता दीदी हैं, उनका बयान आया था कि अगर सुरक्षा कर्मी भी आपकी बात ना सुने तो उनका घेराव कर सकते हो। ऐसे बयानबाजियां जो है वो ममता दीदी की तरफ से आई, किसी भी भाजपा के बड़े नेता की तरफ से ऐसी बयानबाजी नहीं आई कि आप, मतलब, सेना को भी आप जनता को भड़का रहे हो कि सेना भी अगर बाई चांस अगर सेना तुम्हारे को इधर उधर करती है या तुम्हें डांटती है या फटकारती है या जो भी है कोई एक्शन लेती है, तो तुम भी उनका घेराव कर सकते हो। ये साफ हिदायत जो है ममता दीदी की तरफ से दी गई, जो कि बहुत ही निंदनीय है। आप बताइए, अब चुनाव आयोग के ऊपर इन्होंने कितने सारे ब्लेम लगाए कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, हमारे साथ बेईमानी की जा रही है, हमारे वोटर्स को धमकाया जा रहा है। अगर ऐसा है तो मैं कह रही हूँ कि अभी टीएमसी के नेता बोले कि ये चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं हुए, हम दोबारा चुनाव की मांग करते हैं, तो दोबारा हो जाएंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? आप दोबारा मांग रख दीजिए। चुनाव आयोग ने बोला है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, वो भी तस्वीरें हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरीके से टीएमसी समर्थक इकट्ठा हो रहे हैं। और अगर मैं कहूं कि कोविड के टाइम पे जिस तरीके से दूर रहना चाहिए, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन तस्वीरें देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, नदारद दिख रहा है फिलहाल के लिए तो मास्क। जश्न में इस तरीके से टीएमसी कार्यकर्ता खो चुके हैं कि ये भूल गए कि ये देश अभी कोरोना महामारी से जूझ रहा है। 100 कार्यकर्ता अगर मैं कहूं वहां पर इकट्ठा है, तो उनमें से मात्र 2 लोगों ने भले ही मास्क लगा रखा हो, बाकी सब, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। ये देखिए जनाब आ चुके हैं सामने, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। और इसके साथ साथ जिनके चेहरे पर मास्क है, तो उनका चेहरे पर मास्क ना होके पता नहीं क्यों गर्दन को पहना रखा है।
तो सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से अब कोरोना महामारी पूरे देश में अपने पैर पसारती जा रही है, चुनाव आयोग ने कहा किसी तरीके का कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा, किसी भी तरीके से कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहे जीते, विजय जुलूस पर सख्त पाबंदी रहेगी। लोगों से भी हिदायत दी गई थी। लेकिन सवाल ये, क्या राजनीतिक पार्टियां सत्ता के नशे में इतना चूर हो चुकी हैं कि लोगों की सहूलियतों के साथ लोगों की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है उसे कहीं ना कहीं भूल गई हैं? दयाशंकर जी, मैं सीधे आपके पास आना चाहती हूं। चुनाव जब संपन्न हो गए 8 चरणों के, तब ममता बनर्जी को याद आया कि राज्य में सारी जगहों पर जो सार्वजनिक जगहें हैं वहां पर सीधे तौर पर रोक लगाई जानी चाहिए। दयाशंकर जी, आपके पास आऊंगी। यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री पर तंज कसा है। इससे पहले हमने आपको बताया था, उन्होंने टीएमसी को बधाई दी। दीदी और दीदी का जवाब मिल चुका है। यह आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने कहा है बंगाल में सिमट रही है बीजेपी। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए, राजकीय रणक्षेत्र के जरिए आप सुन पा रहे हैं, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर बड़ी खबर है। अखिलेश यादव ने जहां एक तरफ ममता बनर्जी को बधाई दी, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले सीधे तौर पर कटाक्ष किया, तंज कसा प्रधानमंत्री के ऊपर और कहा कि दीदी और दीदी का जवाब मिल चुका है। ये आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री पर तंज कसा है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से टीएमसी कार्यकर्ता लगातार जश्न मनाते हुए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अब एकजुट हो चुका है। आपको बताते चले, केंद्र के खिलाफ अखिलेश यादव ने एक तरफ सबसे पहले टीएमसी को बधाई दी जीत की, क्योंकि रुझानों में टीएमसी की जीत हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर तंज कसा। जिस तरीके से आपको बताते चले, जब चुनाव मतदान हो रहा था, चुनावी रैलियां हो रही थी, तो इस नाम पर, इस बयान पर, इस लाइन पर काफी सियासत हुई थी। प्रधानमंत्री जिस तरीके से दीदी और दीदी करके ममता बनर्जी को संबोधित करते थे, टीएमसी का यह आरोप था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि ममता बनर्जी के साथ साथ पश्चिम बंगाल की सभी महिलाओं का ये एक तरीके से अपमान है। जिस तरीके से दीदी और दीदी प्रधानमंत्री बुलाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई तंज कस रहा हो, जबरदस्ती 2 बजे रात में छोटा भाई आ चुका हो और वो तंज कसते हुए दीदी और दीदी बुला रहा हो, ऐसा आरोप था टीएमसी का। बीजेपी हालांकि आपको बताते चले पूरे तरीके से खुद को बचाती नजर आई थी, और अब विपक्ष पूरी तरीके से इस मामले पर एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। दयाशंकर जी, आपके पास मैं आ रही थी, दोनों चीजों के जवाब दे दीजिएगा आप। सीधे तौर पर चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर मना किया था, जहां पर अगर ममता बनर्जी ये रोक लगा सकती है, चुनाव से पहले तो लगाया नहीं। 8 चरणों के जब मतदान हो गए दयाशंकर जी, कार्यकर्ता घर में रहे, दूरी बना के रखे, मास्क पहने, अरे सुनिए ना दयाशंकर जी, सुरक्षित रखे। हाँ, और दयाशंकर जी दिलीप घोष जी के द्वारा माँ दुर्गा का भी अपमान किया गया, महिला शक्ति का भी अपमान किया गया। बहुत से मुद्दे हैं। दिलीप घोष की बात कर ही नहीं रही हूँ, मेरे को दिलीप घोष के बारे में नहीं जानकारी चाहिए, पल पल की अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन वहाँ के समझदार जनता ने सूझबूझ का निर्णय लिया। आप अपनी पार्टी का दीजिए, जनता खुद ही सब कुछ सोचेगी क्या दयाशंकर जी? जनता को खुद ही सब कुछ सोचना है क्या? अगर मैं रुझानों पर यकीन कर लूं और अगर ये परिणाम में तब्दील हो जाए, तो पश्चिम बंगाल की जनता ने तीसरी बार ममता बनर्जी को सर माथों पर बिठा लिया होगा। हैट्रिक लगा चुकी है इस वक्त, अगर मैं मानूं, अगर रुझान परिणाम में बदल जाते हैं तो। आप कह रहे हैं जनता सहूलियत बरते, सारी जिम्मेदारी जनता की है क्या? राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं है। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के हाथों में पूरी जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग क्यों कोरोना कंट्रोल नहीं कर पा रहा है? पश्चिम बंगाल में कोरोना फैला, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। यह क्यों ना माना जाए कि अगर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी हो तो उतनी ही जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। जिस तरीके से कोरोना पश्चिम बंगाल में फैल गया, 8 चरणों तक आप लोगों को याद नहीं आया कि सार्वजनिक स्थानों पर पाबंदियां लगानी है। 8 चरण के मतदान जब हो चुके, उसके बाद याद आया कि सार्वजनिक स्थानों पर पाबंदियां लगा देनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है। पल्लवी जी, आपको पता होगा कि चुनाव जो इतने लंबे चरण में कराए गए, शुरू से ही हम लोग कहते रहे कम चरण में कराया जाए, अंतिम में भी चुनाव आयोग से दुहाई दी गई। अच्छा, तो आप ये सोच रहे थे कि कम चरणों में कराया जाए चुनाव, तो उसके बाद हम सार्वजनिक स्थानों पर रोक लगा देंगे, आप ये चाहते थे?
आप ये चाहते थे कि कम चरणों में कराया जाए तो सार्वजनिक स्थानों पर रोक लगा अरे देंगे। ये बताइए तो ना, ममता कम बनर्जी की चरण में तरफ से होते क्यों तो नहीं कहा काफी गया दिन ये? में भीड़ होती है, भीड़ कम होती कि नहीं होती? जो आप मुझे बताइए, इन्फेक्टेड हुए ममता होते कि बनर्जी नहीं की तरफ होते? से क्यों क्या नहीं आप कहा लोग गया? अभी भी ममता बनर्जी की तरफ से क्यों नहीं? कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप नंदी? आप विपक्षी ये पार्टी बताइए चाहिए, दयाशंकर वही जी, कार्य हुआ। कैसी बात कर उसके रहे हैं बाद आप? ठीकरा दूसरे के सर पे फोड़ना, दोषी कौन हुआ है, कौन कोरोना फैलाया है, ये देश की जनता जान रही है। आप मुझे बताइए, मैं सवाल ले लूंगी जाकर के, नहीं, किसने फैलाया किसने नहीं फैलाया? मुझे अभी टीएमसी से मैं जवाब मांग रही हूँ, मुझे ये जवाब चाहिए कि क्या ममता बनर्जी ने जो पाबंदियां लगाई वो पहले नहीं लगा सकती थी? इसके लिए आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए, हमसे नहीं। देखिए, ठीक, तो फरवरी तक आपको मैं याद दिला देना चाहता हूँ, फरवरी तक चुनाव, अरे कोरोना के बहुत ही कम केसेस थे, लगभग 1-2% केसेस थे। जब बाहर से लोग जा जाके वहाँ पे टूर वीजा का यूज करने लगे, वहाँ पे रैलियों महीनों महीनों एक बार जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोरोना कैसे संक्रमण फैला, कैसे परागण हुआ, कैसे क्या हुआ, इसका दोषी कौन है, ये भली भांति जनता जान रही है। और अच्छा, रही बात, आप लोगों ने नेहा जी जवाब दीजिए आप, पालन कराना, नेहा जी जवाब दीजिए। भली भांति जनता जान रही है कि कोरोना किसने फैलाया। एक बार फिर से दयाशंकर जी ने भी वही कह दिया, बाहरी बनाम स्थानीय, यानी कि वो लगातार कह रही थी कि बंगाल से बाहर के लोग आ रहे हैं और यहाँ पर जैसे कि कोरोना फैला रहे बाहर हैं। से हम लोग आए और हमने आके बंगाल में वो क्या कहते हैं कोरोना फैला दिया। आप लोग कितना और बाहरी बाहरी कह के शर्मिंदा करेंगे देश की जनता को? मतलब बंगाल वाले आप लोगों को माफ नहीं इस बात पे करेंगे। आप अभी रुझान ही आ रहे हैं, आप इतना उछलिए मत, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी किसी की भी जीत हो सकती है। अगर आपकी जीत भी हो गई ना तो भी जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है, ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि वो आपसे परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। इसीलिए बीजेपी की वोट शेयर बहुत ज्यादा बड़ा है और आपका वोट शेयर बहुत घटा है। इस बात को आप हमेशा दिमाग में रखिएगा और कभी भी कुछ भी हो सकता है। बस मैं तो यही कहूंगी, अगर आप ढंग से संभाल लेंगे, अभी भी जीतने के बाद भी अगर ममता दीदी ये कटमणी और ऐसी चीजें नहीं होने देंगी तो जनता शायद उन्हें थोड़ा माफ कर दे। लेकिन अगर ये सिलसिला चलता रहा तो आप मेरे से शर्त लिखवा लीजिए कि ममता दीदी की सरकार जरूर गिरेगी, अगर बन गई तो। तीसरी बार बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी पर विश्वास जताया है नेहा जी। ये जनता ने विश्वास नहीं, मैंने आपको बताया ना कि कांग्रेस आई नहीं, सीपीआईएम जो गढ़ माना जाता था, 2 बार से सीपीआईएम को हरा के ही ममता दीदी वहां आ रही है। आप उनका वोट शेयर देखिए और हमारा वोट शेयर देखिए कि उनको तो बाकी जगह का भी उनके पास उनकी झोली में डल गया, हमारा सिर्फ हमारा है, हमें किसी ने हेल्प नहीं करी, हमारा किसी ने मदद नहीं करी। तो आज अगर हम 85 या 100 पार करते हैं तो ये हमारी मेहनत है कि इतनी सीटें हम लेके आए हैं। और पिछली बार 3 सीटें, इस बार 100 सीटें, 100-125 भी आ जाती है तो ये हमारी अकेले की मेहनत है। दयाशंकर जी जवाब दीजिए कि जनता, दयाशंकर जी जवाब दीजिए। आप ये कह रहे थे कि एक शेरनी को घेरने के लिए सभी लोग इकट्ठा हो गए। दयाशंकर जी इनकी आ जाती है तो ये जो सीटें दर्शाएंगी दीदी बनाम मोदी का दयाशंकर जी सवाल सुना आपने? मोदी या फिर जीत के नशे में इतना खो गए कि आप सवाल भी नहीं सुनना चाहते? और मोदी जी ने 1/4 पाया। ये नतीजे में अगर तब्दील होता है तो ऐसा होगा। चलिए कम से कम स्वीकार की कि मोदी बनाम दीदी में 4 गुना अंतर रहा। अब मैं सवाल पूछ लूं दयाशंकर जी, या फिर से सवाल पूछे बिना आप जवाब देना चाहते हैं? हाँ जी चलिए ठीक है। सवाल ये है कि जिस तरीके से नेहा जी ने भी कहा कि पश्चिम बंगाल के समीकरण अब पूरी तरीके से बदल चुके हैं, ममता बनर्जी अब जीतती हुई नजर आ रही हैं। अगर जीतती भी है तो वो कह रही हैं कि नहीं, बंगाल की जनता ने फिर भी उन्हें प्यार नहीं दिया कहीं ना कहीं। आप लोग क्या कहते थे कि सीधे तौर पर अगर पश्चिम बंगाल को देखा जाए तो वहां पर शेरनी अकेले है, बाकी सभी लोग उसके सामने आ चुके हैं उनसे लड़ने के लिए। लेकिन नेहा जी कह रहे हैं कि भैया शेरनी कहाँ अकेले थी, उनके पीछे तो 10 हाथ थे, गिना दिए उन्होंने, कांग्रेस, सीपीआई, वाम दल की जो पहले सरकार थी। दयाशंकर जी आपसे मैं जवाब लूंगी इस बात का, लेकिन बड़ी खबर सामने आ रही है। 292 सीटों में से 206 सीट पर टीएमसी आगे चल रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं, रुझानों में टीएमसी की डबल सेंचुरी दिख रही है। यहाँ पर लगातार आपको बताते चले, जो रुझान सामने आ चुके थे पहले ही हमने आपको बताया, उसमें टीएमसी 206 सीटों पर आगे चल रही है।
तो 292 सीटों पर चुनाव, आपको यहाँ पर बताते चले 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, 292 सीटों पर चुनाव हुआ, 2 सीटों पर चुनाव नहीं हुआ। उसका रीजन क्योंकि वहां पर उम्मीदवारों की मृत्यु हो चुकी थी, जिसको देखते हुए आपको बताते चलो उन सीटों पर मतदान नहीं हुआ था। तो 292 सीटों पर यहाँ पर मतदान हुआ पश्चिम बंगाल में, और उनमें से 292 सीटों के रुझान सामने आ चुके 206, यानी कि डबल सेंचुरी यहाँ पर ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर लगा ली है। ममता बनर्जी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी वो आगे निकलती हुई नजर आ रही है। नंदीग्राम से भी ममता बनर्जी आगे हो चुके हैं। मतलब आप देखिए सियासी समीकरण किस तरीके से बदल चुके हैं वो आप देखिए। सुबह पहले नंदीग्राम से ममता बनर्जी पीछे चल रही थी, शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे। 7000 वोटों से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे। सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदल गए। रुझान परिणामों में जब आने की शुरुआत हो चुकी उनकी, तो सीधे तौर पर ये तस्वीरें सामने आई कि शुभेंदु अधिकारी पीछे हो गए, ममता बनर्जी नंदीग्राम से आगे हो गई। 206 सीटों पर अभी टीएमसी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। पूरा सियासी समीकरण जो है वो पश्चिम बंगाल का कहीं ना कहीं चेंज हो गया है। दयाशंकर जी, देखिए किसी चीज की अति जो होती है नुकसानदायक होती है। जिस तरह से शुभेंदु जी ने दीदी को चैलेंज किया था, चैलेंज किसी को नहीं करना चाहिए। देखिए लोकतंत्र है, कोई कहीं से चुनाव लड़े, जिस पार्टी के साथ जिसका अच्छा तालमेल है उस पार्टी में रहे, लेकिन किसी को चैलेंज करना ये अच्छी बातें नहीं होती है। लेकिन चैलेंज उन्होंने किया है तो रिजल्ट आएगा, जनता उनको उस चैलेंज का रिजल्ट देगी। और रहा बात तो इस समय जनता जिस तरह से शुरू में ही बताया जा रहा था कि देखिए आप लोग बार बार कहते थे कि आपके साथ से विधायक भाग रहे हैं, तो हम लोग बार बार कहते थे कि ये लोग आपदा में अवसर खोजने वाले लोग हैं, इनको जाने दीजिए। ये लोगों का न जनता से कोई लगाव है, इनको सत्ता और सुख से मतलब है। जिधर ये लोग देखे पलड़ा भारी हो रहा है और शोर मचाए, शोर वाला खेल था। चोर जब शोर मचाते हैं तो उधर भागने लगता है, तो वो चीजें थी। लेकिन बार बार आपके चैनल पे भी हम लोग बार बार कह रहे थे कि देखिए जनता दीदी के साथ है, जो कार्य करेगा। हम कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति 100% कार्य नहीं कर पाता है, ठीक है। इसी तरह से जो अधिकतम कार्य करेगा उसके कार्यों को जनता सराखे पे बैठाती है, उसका सम्मान करती है, और जनता वो रिजल्ट के रूप में देती भी है, और वो आपको दिख भी रहा है। जनता को दिख रहा है कि जिस तरीके से अब शुभेंदु अधिकारी पीछे हो चुके हैं, ममता बनर्जी कहीं ना कहीं आगे निकलती हुई नजर आ रही है। वजह क्या रही है दयाशंकर जी, वो भी बता दीजिए साथ के साथ। देखिए वजह ये रही है कि हम लोग हमेशा से ही माँ माटी मानुष, हर व्यक्ति का सम्मान करने वाले लोग हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सर्वधर्म समभाव में आस्था रखने वाले लोग हैं। हम लोग लोगों के बीच में नफरत इसका फैलाने वाले लोग नहीं है, जिसका ये नतीजा है। तो रियल में धरातल पे कार्य करने वाले लोग हैं। किसी को झूठा सपना दिखाने वाले लोग नहीं है कि हम आएंगे तो 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, महंगाई कम कर देंगे और रोजगार की ऐसे बौछार होगी कि पकड़ पकड़ कर नौकरी देंगे, और मालूम चलता है कि जो नौकरी है वो भी छिन गई, रोजगार भी छिन गया। तो बड़ा हास्यप्रद स्थिति थी, जिसको जनता भली भाली अब समझ चुकी है, और इसी प्रकार के रिजल्ट भविष्य में आगे भी आते रहेंगे। रिजल्ट आते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिस तरीके से अब बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि पहले आप लोगों ने कह दिया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहा है, एक बार फिर से कह दे निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहा है तो दोबारा से चुनाव करा लेते हैं, कैसे जवाब देंगे? कह दीजिए ना, वहाँ पे भी तो आवाज उठी थी, तो क्या वहाँ बिहार में वो जिम्मेदारी लिया, दोबारा चुनाव कराया गया? हम लोग तो आज भी कहते हैं, कल भी कहेंगे, हमेशा कहेंगे, बिहार में करा ले फिर से चुनाव, इतना ईमानदारी का ठीकरा फोड़ रहा है तो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। टीएमसी के नेता दयाशंकर और इसके साथ साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ी हुई थी हमारे साथ, नेहा शालिनी दुआ, बंगाल के सियासी समीकरण पर चर्चा करने के लिए। अभी ये सिर्फ रुझान है, परिणाम आना बाकी है, लेकिन परिणाम जो आ रहे हैं लगातार एक के बाद एक कदम जो आगे बढ़ रहा है वो टीएमसी की तरफ बढ़ रहा है। आपको बताते चले 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में आज काउंटिंग लगातार जारी है। पुडुचेरी, असम, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में इस वक्त काउंटिंग जारी है। देखने वाली बात यह होगी कि इन 5 राज्यों में किसकी सरकार बनती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।